Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. So in this video we are going to discuss important questions of class 9th IT Information Technology और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव टाइप उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है जिसमें हम बिना बोले अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो इसके अंदर पूछी गई हैं। यानी कि सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि नॉन वर्बल के जो क्यूज़ होते हैं, क्यूज़ मतलब सिग्नल या कोई भी हम हिंट देते हैं। अब हमें बिना बोले अपनी बात को रखना है तो हम कुछ सिग्नल या हिंट ही तो देते हैं। तो नॉन वर्बल क्यूज़ जो होते हैं वो बड़े इजी होते हैं, आसानी से हम अपना कोई भी सिग्नल या हिंट दे सकते हैं और काफ़ी फास्ट भी होता है ये कम्युनिकेशन। टाइम इज़ यूजुअली नॉट वेस्टेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम इशारे वगैरह करके अपनी बात को रखते हैं तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। तुरंत प्रभाव से जो है हम एकदम से इशारा किया हमने और सामने वाला हमारी बात समझ जाता है, या सामने वाले ने कुछ इशारा किया हम तुरंत समझ जाते हैं बिना मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन किए। तो टाइम इज़ यूजुअली नॉट वेस्टेड। फर्स्ट वन इज़ नॉन वर्बल क्यूज़, जो सिग्नल्स और हिंट्स हैं वो बड़े आसानी से दिए जा सकते हैं। दे आर ईजी टू गिव, टाइम वेस्ट नहीं होता है। और जब हम इशारे से अगर कोई बात बताते हैं तो जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, तो वो भी उस चीज़ को समझ लेते हैं। सो इवन इलिटरेट पीपल कैन पिक अप नॉन वर्बल क्यूज़, क्योंकि मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो चेहरे के एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से, सिग्नल से, हिंट्स से, इन सब से जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो अनपढ़ इंसान है वो भी समझ सकता है। मान लो आप ऐसे किसी की तरफ ऐसे गुस्से में देखते हो, आपने कुछ नहीं बोला तो सामने वाला बिल्कुल आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ जाएगा कि आप उसको गुस्से में देख रहे हो। ठीक है, जो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इशारों से अपनी बात को रखना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग इफ़ेक्टिव आर्टिकल्स। एक अच्छा सा आर्टिकल लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए 5 C's हैं। 5 C's का रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट सी से बनता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपने अपने कंटेंट को किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा है या नहीं। जब हम कोहेरेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं पूरे आर्टिकल की, और पूरे आर्टिकल के अंदर आते हैं पैराग्राफ्स कि क्या आपने जो पैराग्राफ लिखे हैं वो लॉजिकली फ़्लो चल रहे हैं, यानी कि एक के बाद जो दूसरा पैराग्राफ आना चाहिए वही आया है, या आपने उनको जंबल वे में लिख दिया है। ठीक है, तो कोहेरेंस का मतलब है हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड योर कंटेंट इज़। ओवरऑल कंटेंट आपका कितना अच्छा खासा ऑर्गेनाइज है विद इन द रिटन आर्टिकल ओवरऑल। डू द पैराग्राफ्स फ्लो लॉजिकली, क्या आपके पैराग्राफ्स लॉजिकली फ़्लो कर रहे हैं, एक के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस है या नहीं। और डू द टॉपिक्स ऑफ पैराग्राफ सीम टू जंप बिटवीन द आइडियाज़ इन ए जम्बल्ड वे, या आपके पैराग्राफ के जो टॉपिक हैं वो जंप हो रहे हैं या लॉजिकली फ़्लो कर रहे हैं। तो लॉजिकली फ़्लो करना बेहद ज़रूरी है, यानी कि कंटेंट ऑर्गेनाइज होना बेहद ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करके लिखा है। अगर मान लो आपको ये पेपर के अंदर लिखना है तो आप सिंपली इस कोहेरेंस को कहाँ तक लिखेंगे कि कोहेरेंस रेफर्स टू हाउ वेल योर कंटेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद इन द रिटन आर्टिकल ओवरऑल। सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना होता है पेपर के अंदर। ये आगे वाली जो बात है ये आपको समझाने के लिए लिखी है। फिर है कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है कि लिंकेज, जुड़ाव, कि आपस में एक दूसरे से जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सेंटेंस कहीं का लिख दिया कुछ अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा किसी अलग आइडिया को। तो उनके अंदर एक लिंक होना चाहिए, एक फ़्लो, प्रॉपर फ़्लो बनना चाहिए। अब देखो कोहेरेंस और कोहेजन दोनों के अंदर हम एक प्रॉपर फ़्लो की बात कर रहे हैं, लेकिन कोहेरेंस के अंदर हम पूरे आर्टिकल को देख रहे हैं, यानी कि पैराग्राफ्स के फ़्लो को चेक कर रहे हैं। लेकिन कोहेजन के अंदर हम सिंगल पैराग्राफ की बात करेंगे, यानी कि उस सिंगल पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर प्रॉपर फ़्लो है या नहीं। एक जो आइडिया है वो लॉजिकली फॉलो करेगा दूसरे आइडिया को,
ताकि जो रीडर है उसको कनेक्शंस ना बनाने पड़े सेंटेंसेस के बीच में, आपके आइडिया को या आपके आर्टिकल को समझने के लिए उसको मेहनत ना करनी पड़े, उसको आसानी से एक प्रॉपर फ्लो ऑफ आइडियाज़ मिलना चाहिए आपके सिंगल पैराग्राफ के अंदर भी और पूरे आर्टिकल के अंदर भी, ताकि आसानी से वो समझ सके। अब कोहेजन अगर मान लो पेपर में लिखना है तो कहाँ तक लिखा जाएगा, ये यहाँ तक कि कोहेजन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़ विद इन सिंगल पैराग्राफ, यहाँ तक मोर देन एनफ होता है। उसके बाद है कंसिजन। कंसिजन का मतलब होता है कंसाइज। कंसाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट, तो कितना ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर पाते हो अपने पॉइंट्स को बिना अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड किए। कई बार होता है ना कि बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया गया, उसके बारे में इधर उधर की बातें लिखता रहेगा या बोलता रहेगा, तो वो अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं यानी कि रिडंडेंट डिटेल्स आपको अवॉइड करनी है, सिर्फ संक्षिप्त में अपनी बात को रख देना। तो ये होता है कंसिजन, बिल्कुल कंसाइज वे में लिखा आपने। फिर क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि कितना क्लियरली आपके शब्द जो हैं आपके आइडिया को सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है क्लैरिटी। बिल्कुल क्लियरली आपके वर्ड्स जो हैं आपके आइडिया को सपोर्ट करने चाहिए। करेक्टनेस। करेक्टनेस की अगर बात करें तो करेक्टनेस का मतलब होता है फैक्चुअल करेक्टनेस और ग्रामेटिकल करेक्टनेस। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, अगर कोई क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, तो उसमें फैक्चुअल करेक्टनेस का सिर्फ इतना मतलब होगा कि आपका जो भी आइडिया है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग की अगर बात करें या फैक्चुअल राइटिंग की बात करें भाई, जिसमें फैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसमें फैक्चुअल करेक्टनेस का मतलब होता है कि आपने जो फैक्ट्स दिए हैं वो बिल्कुल एक्चुअल हैं। आप उसमें कोई अलग से नहीं बता सकते कि भाई अगर 20% की बात कर रहे हैं तो 20% ही होना चाहिए, तो उसमें एक्चुअल फैक्ट आपको देने होते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव वर्क है जिसमें सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाना है, तो उसमें आप कोई भी जो है फैक्ट अपनी तरफ से लिख सकते हैं। वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके खुद के आइडिया को देखा जा रहा है, उसके अंदर वो आपकी क्रिएटिविटी को देखा जा रहा है। लेकिन जब आप टेक्निकल या कोई साइंटिफिक राइटिंग लिखते हैं तो उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए आपने जो फैक्ट दिया है। तो ये जो है कोहेरेंस, कोहेजन, कंसिजन, क्लैरिटी और करेक्टनेस, ये 5 चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इफ़ेक्टिव आर्टिकल को लिखने के लिए, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबियन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहाँ के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबियन, उन्होंने 1970 में ये प्रूव किया कि पर्सनल कम्युनिकेशन, बिल्कुल जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे, अब इस बात को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबियन, उनके हिसाब से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है पर्सनल कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो 93% आपकी बात को रख देता है, 55% तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है और 38% आपकी वॉइस टोन, यानी कि 93% सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमारी बात पूरी हो जाती है सिर्फ, और बाकी का जो 7% है वो वर्बल कम्युनिकेशन जो है कन्वे करता है। सो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन में। अब इस चीज़ को मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये आप उसमें बता सकते हैं क्योंकि ये 93% आपकी बात को रख देता है, सिर्फ आपको शब्दों के द्वारा 7% बात को ही रखने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग एलिमेंट्स कौन से हैं। अब जब बात होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एलिमेंट्स वही हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उन सब के बारे में बताना। तो सबसे पहले तो क्या है, जो मैसेज को भेजेगा आप उसको सेंडर बोल दो या मैसेंजर बोल दो, भाई जो शुरुआत करेगा कम्युनिकेशन की। फिर जिस पे बात हो रही है, जो आइडिया वो कन्वे कर रहा है ना, वो यानी कि जो वो मैसेज दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई आइडिया दे रहा है, सेकंड एलिमेंट वो हो जाएगा। फिर वो जो एलिमेंट या मैसेज उसने भेजा है वो क्या होता है, मान लो जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो आपने जो वॉइस दी,
फिर वो फ़ोन वाले सिग्नल में कन्वर्ट होगी, फिर वो लाइन फ़ोन की जो टेलीफोनिक लाइंस होती हैं वहाँ से ट्रैवल करते हुए लास्ट में जो रिसीवर होगा उसके बाद उसके पास पहुँचने से पहले फिर से वो चेंज होगी किसमें, टेलीफोन लाइन से, फिर वो शब्दों में जैसे जो वॉइस आपने डाली है उसमें फिर से चेंज होगी। तो ये मतलब एनकोडिंग का मतलब है कि आपने जो मैसेज भेजा है वो एक सूटेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है रिक्वायर्ड मीडियम के हिसाब से, ठीक है। वर्बली और इन विजुअल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो चेंज होगा, जैसा मीडियम है उसी के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेगा। एनकोडिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जब ऑन द वे है आपका मैसेज तो बीच में कोई हैकर या कोई भी जिस पर्सन के साथ हमें वो शेयर नहीं करना मैसेज, वो उसको अगर उसको वो मैसेज मिल भी जाता है तो वो उसको समझ ना पाए, तो ये होता है एनकोडिंग। तो कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू द फॉर्म सूटेबल फॉर द रिक्वायर्ड मीडियम, कि जो रिक्वायर्ड मीडियम है जिसमें से मैसेज को जाना है वो एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होके अब मैसेज वहाँ चलेगा। अब जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते को बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि थ्रू विच कम्युनिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस। जिस एनवायरनमेंट से, जैसे कि मान लो कोई पेपर हो गया, कोई सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, जिस भी रास्ते से वो मैसेज आपका जा रहा है वो हो गया कम्युनिकेशन चैनल। फिर जिसके पास गया है वो हो गया रिसीवर या रेसिपिएंट, है ना, जो टारगेट ऑडियंस आपके कम्युनिकेशन की, वो हो गया रिसीवर। फिर जब रिसीवर के पास जाता है ना तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले डिकोड होगा वो, यानी कि अब जो एनकोडिंग हुई थी ना मैसेज की ताकि बीच में उसको कोई समझ ना पाए, अब वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, ताकि क्योंकि रिसीवर को तो समझ में आना चाहिए ना वो, तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले, अपने टारगेट के पास पहुंचने से पहले वो वापस से अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जैसा मैसेज भेजा, ताकि वो आसानी से समझा जा सके रिसीवर के द्वारा। फाइनली फिर फीडबैक आता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स है टू कन्वे द मैसेज इफ मैसेज इज़ सक्सेसफुली रिसीव्ड और नॉट, कि मैसेज आपका वहाँ तक पहुँचा है या नहीं। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो आप कोई कुछ बुक वगैरह ऑर्डर करते हो या कोई भी सामान जो है ऑर्डर करते हो, तो सबसे पहले तो क्या है, आपने इनिशिएट किया उस चीज़ को, तो आप हो गए सेंडर। उसके बाद जो जहाँ से बुक आपके पास वापस आनी, तो वो उसको एज इट इज़ नहीं भेजेंगे, उसको प्रॉपर पैक करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर पूरी कवर वगैरह करके फिर उसके ऊपर सिर्फ आपका एड्रेस दिखाया जाता है ना, तो वो बीच में किसी को ये पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ आपने मंगवाई है क्या नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल पैक होके आपके पास आती है। तो वो हो गया मैसेज जिसको भेजा गया है। एनकोडिंग का मतलब क्या है कि उस चीज़ को छुपा दिया गया। मान लो आपने कोई कीमती चीज़ मंगाई है तो वो क्या है, बिल्कुल कवर होके आएगी ना, चाहे बुक का ही एग्जाम्पल है तो बुक भी बिल्कुल कवर होके आएगी सारी, प्रॉपर पैक होके, ताकि जो बीच में है उसको जो आपके पास लेके आएगा बंदा वो भी ना देख पाए, उसको कोई भी ना देख पाए। तो ये हो गया एनकोडिंग। अब जिस चीज़ के थ्रू वो आई है, डाक के द्वारा आई है या कोई और सर्विस है उसके द्वारा वो आई है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन चैनल, जैसे वो आपके पास लेके आया है जिस चीज़ के थ्रू वो। फिर है रिसीवर, जब आपके पास आती है तो आप रिसीवर होते हो, और जब आप उसको रिसीव करते हो तो आप उसको डिकोड करते हो, यानी कि आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेक कर सकते हो, जैसी ओरिजिनल फॉर्म भेजने वाले ने वो पैक की थी, यानी कि अब आप उसको खोल के चेक करोगे, आप उसको अनपैक करते हो सारे, ठीक है। तो ये हो गया डिकोडिंग। और फिर आप फीडबैक भी देते हो, भाई ये हाँ मेरे पास रिसीव हो गया, जैसे OTP वगैरह देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया फीडबैक। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। फिर बात आती है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि व्हाट आर 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन होने के लिए 7 C को फॉलो किया जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है ये? कोहेरेंट, सबसे पहले कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब फिर से वही जो हमने पढ़ा था, कोहेरेंस, इसके अंदर भी पढ़ा था ना हमने कि एक इफ़ेक्टिव आर्टिकल लिखने के लिए हमने जो है माइंड में क्या चीज़ रखना चाहिए, कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका कंटेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ है, कोहेरेंट मतलब योर मैसेज शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। कंप्लीट का मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर सारी बात अच्छे से रखी है, यू हैव कन्वेड ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स आपने बताए हैं, यानी कि आपका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट है। कोर्टसी का मतलब होता है कि एक रिस्पेक्ट,
सामने वाले के व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप उसको मैसेज को या अपनी बात को रखते हो। क्लियर, बी क्लियर विद मैसेज एंड कीप इट सिंपल। बिल्कुल स्पष्ट रहें अपने मैसेज के साथ और उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। कंसाइज, कंसाइज मतलब ब्रीफ, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर। सिर्फ वही चीज़ों को बताएं जो आप बताना चाहते हैं, विदाउट इंक्लूडिंग अननेसेसरी वर्ड्स। बिल्कुल संक्षिप्त में आपने उस चीज़ को बता दिया। ठीक है। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब बी डेफिनेट एंड स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, नॉट वेग। वेग मतलब अस्पष्ट, इधर उधर बिल्कुल उलझाएं ना बात को, बिल्कुल डेफिनेट रहें, स्पेसिफिक और टू द पॉइंट बात करें। कॉन्क्रीट, बिल्कुल ठोस रहें अपनी बात पे। करेक्ट, आप एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स का यूज़ करें। एंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, ग्रामर्स एंड स्पेलिंग्स का, फैक्ट्स एंड फिगर्स का प्रॉपर यूज़, करेक्ट यूज़, ये आपका हो जाएगा करेक्ट के अंदर। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये हैं यूनिट 1 से, कम्युनिकेशन स्किल। आई होप आपको ये समझ में आए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी क्वेश्चन। थैंक यू, कीप वॉचिंग वी द लर्नर्स।